हाँ जी, तो आज इंडियन पॉलिटी का हमारी तैयारी का डे 42 आ गया, इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 11। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी थी। इसी कारण हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और इसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ए इंसर्ट किया। देखो पार्ट 4 जो था वो था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर देते, पर वो फिर एक सिमेट्री ना बनती। हम चाहते थे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डीपीएसपी जो स्टेट की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, वो डाली गई, और उसके बाद जो सिटीजन्स की अगर हम जिम्मेदारी इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद डालें। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में की गई, उसके थ्रू पार्ट 4 ए इंसर्ट किया गया, कैपिटल ए, चैप्टर के साथ पार्ट ए ऐसे लिखा गया 4 ए। ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये 4 का पार्ट नहीं है, ये अलग चैप्टर है एक पूरा। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए। देखो आर्टिकल 51 इसके अंदर था, आर्टिकल 51 जो आपके लिबरल प्रिंसिपल था, पीस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब कुछ करने वाला। तो ऑब्वियसली 52 आर्टिकल, उसके बाद अभी आपके प्रेसिडेंट और उसके आर्टिकल्स चले जाते हैं। तो हमारे पास जगह नहीं थी, 51 और 52 आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाता है प्रेसिडेंट और उन सारी चीज़ों के बारे। 51 आपका डीपीएसपी था। तो हमने यहाँ पे एक नया पार्ट इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी पार्ट के साथ हमने आर्टिकल 51 ए, एक सिंगल आर्टिकल यहाँ पे डाल दिया, और इसके अंदर हमने सारे के सारे प्रोविजन जो हैं एक ही आर्टिकल के अंदर लिख दिए हैं। ठीक है, हमें इसकी इंस्पिरेशन मिली थी जो यूएसएसआर, जो आपका सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ था, उससे हमें इंस्पिरेशन मिली आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करने की। यहाँ पे आपके, और अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो जैसे यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज जो आपकी दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। ये कंट्रीज आपकी सिर्फ राइट्स के ऊपर ही फोकस करती हैं। ये बेसिकली ड्यूटी सिटीजन्स के ऊपर डालने का जो ये कंसेप्ट है ना, ये ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्रीज, जो कंट्रीज सोवियत जैसे रही हैं, तो जो कंट्री सोशलिस्ट माइंड की, जहाँ पे राइट्स है ना, राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज भी बैलेंस होनी चाहिए, तभी आपका देश चल सकता है। ज्यादातर ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं है, सिर्फ एक और डेमोक्रेटिक कंट्री हमें छोड़ के, वो है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। पर जैसे सारी दुनिया जापानीज को जानती है, वो अपनी ड्यूटीज, अपने कंट्री और मॉरल्स को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में होना स्वाभाविक था कि हाँ, ऐसी चीजें उन्होंने इंसर्ट की ही होनी थी। तो हम यूएसएसआर से इंस्पायर्ड हैं। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, सोशलिस्ट माइंडसेट है। इंडिया और जापान ऐसी दो डेमोक्रेसीज हैं जहां पे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। हमारे भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इंसर्ट किया गया, पार्ट 4 ए, आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ओरिजिनली 42nd अमेंडमेंट जब की गई थी, 51 ए के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी। ठीक है, अब ये कौन सी ड्यूटीज थी और कैसे डाली गई? एक आपकी कमिटी बनाई गई जिसे हम कहते हैं स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी भी 1976 में बनाई गई थी। बेसिकली इस कमेटी को बनाया ही इसलिए गया था कि कौन सी ड्यूटीज डाली जानी चाहिए। तो स्वरण सिंह कमेटी ने ओरिजिनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का सलाह दी थी। उनमें से कई ड्यूटीज नहीं भी मानी गई हैं। उन्हीं ड्यूटीज को कुछ हिस्सों में तोड़ के टोटल 10 ड्यूटीज बना दी गई, मतलब 3 तो रिजेक्ट कर दी गई। उसके अलावा आपकी कुछ, आपकी जो ड्यूटीज थी जो स्वरण सिंह कमेटी ने सजेस्ट की, वो अपने आप में बड़ी थी, उन्हें तोड़ के अलग अलग ड्यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो स्वरण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 ही ड्यूटीज रिकमेंड की थी, पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 डाली। और इन कौन सी चीजें, जैसे कि पार्लियामेंट के पास पावर हो कि अगर कोई भी सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानता
उसके ऊपर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट लगानी है वो लगा सकते हैं। फिर ऐसा कोई भी कानून जो बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा जिसके थ्रू आपकी पेनल्टी या पनिशमेंट लग रही है, उसे आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते इस ग्राउंड पे कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है। यानी कि अगर पहले बात, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए कोई भी सजा या कोई भी पेनल्टी लगा सकती है। और जब भी पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी और इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करते टाइम अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी क्या करना चाहती थी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट से ऊपर कर देना चाहती थी। ठीक है, तो ये चीज नहीं एक्सेप्ट हुई, मतलब पार्लियामेंट ने ही नहीं पास किया इन्हें। और लास्ट था एक और ड्यूटी जो इंसर्ट करनी थी, वो था ड्यूटी टू पे टैक्स। हर सिटीजन का, हर सिटीजन की ड्यूटी होनी थी कि उन्हें टैक्स देना चाहिए। ठीक है, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाया, बाकी चीजों को भी हमने इसके साथ नहीं जोड़ा। ये 3 सलाह जो स्वर्ण सिंह कमेटी की थी ये नहीं मानी गई। बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज और भी बताई, देखो जो कमिटीज होती हैं, जो कमीशन होती हैं, इनकी बात सरकार को हमेशा 100% माननी जरूरी नहीं होती। सरकार इनसे रिपोर्ट तैयार करवाती है, इनकी सलाह ले लेती है, उसके बाद अपने मुताबिक रिकमेंडेशंस मॉडिफाई करके कोई चीजें एक्स्ट्रा जोड़नी है वो जोड़ के फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फाइनल कोई भी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होनी है वो पार्लियामेंट के अंदर ही होगी। ये बाइंडिंग नहीं होती कमिटीज या कमीशन, ये सिर्फ सलाह देती होती है। ठीक है, और कुछ नोटेबल पॉइंट्स जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग हमें पता होने चाहिए, जैसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ सिटीजन के लिए हैं, ये फॉरेन नेशनल्स के ऊपर लागू नहीं है। ये सिर्फ सिटीजन के लिए बनाई गई हैं। फॉरेन नेशनल जो कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर घूम रहा है, उसके ऊपर ये ड्यूटीज नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। ठीक है, अगली चीज ये नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो, लेट्स सपोज मैं हूं, आप देखते हो कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज की पूरी लिस्ट है इसमें से मैं कोई फंडामेंटल ड्यूटी मान नहीं रहा हूं, आप मुझे कोर्ट नहीं लेके जा सकते कि ये देखो ये बंदा ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहा। ये नॉन जस्टिसेबल है, आप किसी को भी कोर्ट नहीं लेके जा सकते कि इस बंदे, ये बंदा अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहा। ठीक है, पर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। देखो यही चीज हमने डीपीएसपी में भी पढ़ी थी कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है पर वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब है, अपने आप में आप कोर्ट में फंडामेंटल ड्यूटी लेके नहीं जा सकते कि ये बंदा इस ड्यूटी को नहीं मान रहा। पर अगर आपने लेट्स सपोज मुझे देखा कि मैं कहीं पे कोई एक अच्छा खासा जंगल है, जंगल में वहां पे मैं ऐसे कूड़ा फेंक के आ रहा हूँ रोज, आप मुझे जो वहां पे पोल्यूशन की जो एक्ट बने हुए हैं सरकार के, आप उसके अंडर मेरी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि मैं रोज यहाँ आके कूड़ा फेंक रहा हूँ। तो उसके अंडर मुझे पेनल्टी या पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का ये मतलब है सरकार कोई कानून अलग से बना सकती है और इन्हें लागू करवाने के लिए बोल सकती है। ठीक है, जैसे एक और चीज है जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारे नेशनल फ्लैग की अगर कोई भी इंसल्ट करता है, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एक फ्लैग कोड एग्जिस्ट का चक्कर के अंदर स्पोक्स होने चाहिए, रंग कौन से होने चाहिए, हर चीज डिफाइंड है इसके अंदर। अगर कोई भी अपनी मन मर्जी से कुछ और फ्लैग बनाता है उसे आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, इस पर्सन ने फ्लैग की इंसल्ट की। ठीक है, जैसे हमारे नेशनल एंथम और इनके लिए भी कोड एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एक, कई लोग अननेसेसरी केस भी करते रहते हैं बस ताकि न्यूज में उनका नाम छप जाए, वैसे ही आपको एक इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। अमिताभ बच्चन के ऊपर केस हुआ था क्योंकि आपके जो एंथम का कोड है ना, उसमें एंथम में टाइम लिखा हुआ है कि आपको कितने सेकंड्स में उसे पूरा करना है। अमिताभ बच्चन ने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, तो एक बंदे ने केस कर दिया कि अमिताभ बच्चन ने ज्यादा टाइम क्यों लिया नेशनल एंथम गाने पे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कई लोग फालतू में वेले बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कोई केस कूस नहीं मिल रहा तो ऐसी चीजें करते रहो। ठीक है, फालतू लोगों का काम है, पर स्टिल ऐसी चीजों के ऊपर केस हो सकते हैं, लीगल राइट है अगलों का, यूज कर लेते हैं,
चाहे कोई सेंस बने या ना बने। बहुत सारे केस आप अक्सर ही ऐसे न्यूज़पेपर्स में देखते रहोगे कि हाँ, ऐसी चीज़ के ऊपर कर लिया। तो वही बात है, पर स्टिल हमारे लिए फ़नी है, ठीक है? तो इस कारण। अब इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए बाद में ना एक 1999 में ना वर्मा कमिटी भी बनाई गई थी। वर्मा कमिटी का बस ये काम था कि जितने भी पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने आज तक कानून बनाए, उन सबको स्टडी करके देखो कि कौन से फंडामेंटल राइट कौन से एक्ट के थ्रू लागू होते हैं। तो वर्मा कमेटी के कंक्लूजन यही था, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी जिससे दिख रहा था कि ज्यादातर फंडामेंटल ड्यूटीज किसी ना किसी और एक्ट के थ्रू लागू हो जाती हैं। इन्वायरमेंट आप गंदी नहीं कर सकते, नेशनल हेरिटेज प्रॉपर्टी खराब नहीं कर सकते, वो जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पे लोग अपना नाम लिखाते हैं, अपनी प्रेम कथा लिखाते हैं, वो करना अलाउड नहीं है, ठीक है? तो वो सारे के सारे अपने आप में बहुत बड़े ऑफेंसेस हैं। तो अब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या? देखो, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। और अभी तो आप बोलोगे कि मैंने 10 बोला था। लास्ट वाली जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ना, के, ये आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इंसर्ट की गई। ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपकी 1976 में की गई, उसके थ्रू आपकी 10 इंसर्ट की गई, जे तक। उसके बाद जो 11th है, ये 2002 में इंसर्ट की गई है 86 से। 86 हम पहले भी 2 बार ही पढ़ चुके हैं। आर्टिकल आपका जो क्या कहते हैं, एक आर्टिकल हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा, आर्टिकल 21 है, जहाँ पे आपका राइट टू एजुकेशन है। डीपीएसपी में चेंज हुआ क्योंकि आपकी 6 से 14 साल की एजुकेशन लागू हो चुकी थी, राइट टू एजुकेशन में आ गई थी। तो अब हमने जो आगे डीपीएसपी, अगला टारगेट क्या होना चाहिए सरकार के लिए, तो वो आपके जो 0 to 6 ईयर्स वाले बच्चे हैं, उनकी डेवलपमेंट फोकस करने के लिए अमेंडमेंट की गई, ठीक है? और यहाँ पे आपकी के ड्यूटी इंसर्ट की गई है 86। ये तीनों चीजें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी 2002, ठीक है? यहाँ पे पेरेंट्स और गार्डियन की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का है, उसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उसके एजुकेशन इंश्योर करना उनका भी काम है। सिर्फ स्टेट का काम नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स ही स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चे की एजुकेशन कहाँ होगी? अब इसमें ये सारी चीजें नोबल कॉजेज लिखे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, आइडल्स इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना, हमारी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ऐसी सारी चीजें ही लिखी हुई हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे ना, ये आपको मेंस के बाकी जो पेपर हैं उनके अंदर लिखने में भी काम आएगा। और खासकर जो एस्से है ना, एस्से के अंदर आप ये चीजें इनडायरेक्टली रेफर कर सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब कहीं ना कहीं किसी एक जो एक पॉलिटी का आप पैराग्राफ बनाओगे, उसके अंदर आप ये चीजें मेंशन कर सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि एच लगा लो, जैसे आपका साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बिल्ड करना। तो कहीं पे भी रिसर्च का या ह्यूमन रिसोर्स का आर्टिकल हो जहाँ पे हमने कैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने हैं, ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक कल्चर कैसे बनाना है, ऐसा कुछ भी मतलब आप ऐसे लिख रहे हो, वहां पे आप लिख सकते हो। इवन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी हमने इस चीज के ऊपर एम्फोसिस दिया हुआ है कि हमने अपने देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करना है। तो इनडायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स यूज होते हैं। फिर कहीं पे भी वायलेंस खत्म करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी बचाने के लिए, ऐसी सारी चीजों के लिए आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे बहुत ही अच्छे सपोर्टिंग पॉइंट्स के तौर पे मेंस में यूज कर सकते हो। और प्रीलिम्स में आपको जो मैंने अभी तक चीजें बताई हैं, वो सारे अपने आप में क्वेश्चन बन सकती हैं कि कब इंसर्ट किया गया, किन से इंस्पायर हुए, और कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी कमिटी थी, उस कमिटी ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी, उसमें से कितनी एक्सेप्ट हुई, ठीक है, मतलब कौन सी रिजेक्ट हुई, टोटल कितनी ओरिजिनली डाली गई 42nd अमेंडमेंट से, कौन सी अमेंडमेंट थी ये भी, और कौन सी ड्यूटी है जो बाद में इंसर्ट हुई के नंबर की, और कौन सी अमेंडमेंट से हुई, और क्या उसका वर्डिंग्स है, ठीक है, जो लास्ट में हुई है।
अब कुछ मेंस की और बातें करें, रीजंस फॉर मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सेबल। देखो अगर नॉन एनफोर्सेबल बनानी थी तो बनाई क्यों है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को नॉन एनफोर्सेबल क्यों बनाया है? देखो सबसे पहला तो यही कारण है, जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डीपीएसपीस को नॉन एनफोर्सेबल बनाया है, जहां पे सरकार की ड्यूटी, सरकार ही तो मेन ड्यूटी निभाती है, सरकार की ड्यूटी को हमने नॉन एनफोर्सेबल बना दिया, तो हम सिटीजन्स को कैसे कह सकते हैं कि ड्यूटी निभाओ? सिटीजन्स की ड्यूटी कंपलसरी कर दें और सरकार की नॉन एनफोर्सेबल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बैलेंस इसलिए भी सबसे पहले किया गया, जहां पे सरकार की ड्यूटी नॉन एनफोर्सेबल है, वहीं पे सिटीजन्स की ड्यूटी भी नॉन एनफोर्सेबल है। इसके अलावा देखो हमारी ज्यादातर इंडिया की आबादी वैसे तो इलिटरेट अब तो खैर ज्यादातर नहीं है, पर हमारी इस चीज को लेके इलिटरेट जरूर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा क्या है। हमारी ज्यादातर आबादी को, हमारे नेताओं को नहीं पता, आबादी को तो कहाँ पता होगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे ही नहीं पता उसके अंदर लिखा क्या है, हर बंदा कहीं ना कोई फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट ही करता रहेगा। ये तो लोगों की फालतू में हैरासमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इस कारण भी हमने इन्फोर्सेबल नहीं बनाया। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देखो ये प्लेन टेक्स्ट हैं, सीधे सीधे टेक्स्ट हैं, इनकी कोई भी डिटेल्ड इलेबोरेशन नहीं है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, किस किस सेंस में माना जाएगा कि कौन पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है, कौन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं डैमेज कर रहा? क्या मेरा एक पब्लिक बेंच पे बैठना, क्योंकि देखो अगर आप पब्लिक बेंच पे जाके बैठते हो, पब्लिक बेंच के ऊपर स्ट्रेस तो आ रहा है, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, पर क्या मैं आपको इसके बदले भी सजा सुना दूं? ये तो अपने आप में गलत होगा ना, फालतू की हरासमेंट होगी। तो क्योंकि ये ड्यूटीज अपने आप में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ही नहीं है, आप इन्हें एनफोर्सेबल कैसे कह सकते हो? ना डीपीएसपी पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक इंस्पिरेशन के लिए चीजें हैं कि गाइड कर सके। जैसे डीपीएसपी स्टेट को गाइड करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स को गाइड करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि स्टेट कैसा काम कर रही है और वो डीपीएसपी कैसे लागू कर रहे हैं। पर अगर स्टेट ही प्रॉपर प्रोविजन नहीं बना पाएगी, तो सिटीजन्स तो अपने आप ही फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपकी इसी चीज की बात करूं कि हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीजों को। पर अगर लेट्स सपोज सरकार प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन के इंतजाम नहीं करती, डस्टबिन्स नहीं लगाती लेक्स के आसपास, हर चीज, लोग कहीं ना कहीं तो गंद फेंक के जाएंगे। तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो चाहे दूर हो डस्टबिन, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जहां बंदा खड़ा है वहीं पे डस्टबिन प्रोवाइड करो, पर कहीं तो हो कि कोई बंदा कैरी करके जा रहा है, कहीं तो फेंके। नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली लिटर करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसके प्रोविजंस, फंडामेंटल ड्यूटी लागू करने के लिए सरकार की अपनी कैपेबिलिटी भी जरूरी है। और जब सरकार अगर अपनी कैपेबिलिटी नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज भी शायद ना हो पाए। तो ये आपके टोटल 4 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मीन्स के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को नॉन एनफोर्सेबल क्यों बनाया गया है, आपके पास एक प्रॉपर आंसर हो कि क्यों ऐसा बनाया गया है। नेक्स्ट है व्हाई टू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर नॉन एनफोर्सेबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज बनानी ही क्यों है? देखो ये सिटीजन्स को एक फ्री, हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाने के लिए बनाई गई है कि सिटीजन्स काम करें सोसाइटी की इंप्रूवमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, रेकलेसली ना काम करें और एंटी सोशल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व ना हो। इस कारण ड्यूटीज बनाई गई हैं कि लोगों को पता हो देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रिटी और प्रमोशन ऑफ कल्चरल हार्मनी, लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें और ये सब कुछ करें, इसी चीज के कारण आपकी ये सब कुछ बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके बच्चों के लिए, मतलब एजुकेशन प्रमोट हो और सोसाइटी के अंदर सोशल इनजस्टिस खत्म हो। जैसे वुमेन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस, पार्टिकल्स लिखा गया, प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हैं, जैसे सती रही है, वो सब कुछ रहा है, वो सब कुछ खत्म हो,
ठीक है, ऐसी चीजें, और लास्ट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब कुछ। तो ऐसी एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी इन्वायरमेंट, एक सोशल हार्मनी, ये सारी चीजें बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं। और लास्ट में मैंने एक कंक्लूजन भी इसका प्रोवाइड किया है कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, एक सिर्फ मॉरल और रिलीजियस एक्सप्रेशन नहीं है, कोर्ट इन्हीं और भी वाइड, देखो कोर्ट कभी कोई केस सुन रहा है, कोर्ट हमेशा इससे ज्यादा बड़ी इनकी इंटरप्रिटेशन दे सकता है, तो ऑब्वियसली इनका मीनिंग कभी भी और एक्सपैंड हो सकता है। प्लस ये एक तरीके से फ्री और हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए जहां पे सिटीजन्स इक्वली ट्रीट हो, इस कारण फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई हैं, ताकि सिर्फ जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर ना रहे, सिटीजन्स भी बराबर पार्टिसिपेट करें इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की हार्मनी, इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की क्लेanलीनेस, हर चीज बनाए रखें। तो ऐसी कंक्लूजन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड